थके टूटते कदमों से करीबन सुबह 6:30 बजे के करीब चलकर वो सफेद गेट के करीब पहुंची और काल बेल पर हाथ रख दिया। गेट खुलने के इंतजार में वहां खड़ी अलमास को यहाँ आने का जज्बाती फैसला अब बिल्कुल हमाकत लग रहा था। उसे पछतावे ने आन घेरा। अगर उन्होंने उसे ना रखा तो वो कहाँ जाएगी, ये सोचकर ही उसे हौल उठने लगे। तकरीबन 7 मिनट बाद गेट खुला और उसी चौकीदार ने बाहर झांका जो पिछली दफा भी वहां मौजूद था। क्या काम है बीबी तुम्हें, वो अपने मखसूस करख्त लहजे में पूछने लगा। मुझे रानिया बीबी से मिलना है, वो मुश्किल बोल पाई थी। भूख, थकावट और नींद से इसका बुरा हाल था। किस सिलसिले में मिलना है, वो उसी लहजे में मुखातिब हुआ। मुझे उनसे काम है, वो अब मेहनत कर रही थी, खुदा के लिए मुझे उनके पास ले चलो। चौकीदार को गालिबन अब इस पर तरस आ गया था। उसने रास्ता छोड़ दिया तो वो अंदर आ गई। उसके कदम मन भर के हो रहे थे। चौकीदार ने उसे लान में उसी जगह पर बिठा दिया जहां 2 बरस पहले उसे बिठाया था और खुद अंदर रानिया को बुलाने चला गया। अलमास को लग रहा था जैसे माजी खुद को दोहरा रहा हो। सब कुछ पहले जैसा था, ताकि वो लान और चौकीदार भी बस वो बदल गई थी और उसके हमरा आज अम्मा नहीं थी, वो अकेली आई थी। कौन हो तुम? अलमास बुरी तरह चौंक कर हकीकत हाल में वापस आई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने रानिया खड़ी थी। मैं अलमास हूँ जी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। साबरा दर्जन की बेटी? कौन साबरा दर्जन? रानिया तो हैरान होकर बोली। अलमास का तो सर ही चकरा गया। इस दावे पर तो इसने सोचा ही नहीं था कि रानिया इसको पहचानने से ही इनकार कर देगी। बीबी जी, आपने मेरी अम्मा से चादरें सिलवाई थी, याद है आपको? आपने अम्मा को पूरा 4000 रुपया भी दिया था उन चादरों की सिलाई का। रानिया चंदले में दिमाग पर जोर डालती रही, फिर बोली कब की बात कर रही हो? 2-1 साल तो हो गए हैं जी। ओ अच्छा, हाँ। रानिया हंस पड़ी। याद आ गया। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? वो मर गई है जी। अगले 15 मिनट में अलमास ने अपनी दास्तान जो रमीज के जिक्र के बगैर थी वो सारी इसको सुना डाली। इख्तिताम ये हुआ कि फजल दिन काजी और गवाहान को लेकर आ रहा था जब वो घर छोड़कर भागी थी। ये इनकी गलत बयानियों में से पहली गलत बयानी थी जो उसने रानिया के साथ की थी। ओहो, रानिया हमदर्दी से बोली। बहुत अफसोस हुआ जानकर बीबी जी, मेरे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है। मुझे अपने घर नौकरानी रख लो, मैं कोई तनख्वाह भी नहीं लूंगी, बस मुझे रहने की जगह दे दो। मैं सारा काम कर लूंगी, मैं झाड़ू मार सकती हूँ, कपड़े सी सकती हूँ, खाना भाजी पका सकती हूँ। अरे 1 मिनट आराम से बेटा, रानिया ने उसे चुप कराया। कोई बात नहीं, तुम कोई काम न करो तब भी बहुत आराम से इधर रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं तो मुखातिब को लगता है फूल झड़ रहे हैं। रानिया का अंदाज भी ऐसा ही था। अलमास का वजूद इस वक्त हवाओं में उड़ रहा था। वो बेइंतहा खुश थी। एक भारी बोझ था जो उसके कंधों से उतर गया था और वो हल्की फुल्की हो गई थी। वो घर जिस तरह अजीब था, इस तरह इस घर के मकीन भी अजीब थे। कभी कभी वो सोचती, ये लोग कितने मजे से रह रहे हैं, ना खाने का काम, ना रोजी की फिक्र, हर आसाइश घर की लौंडी और हर शय दस्तयाब, मनपसंद खाना, मनपसंद लिबास, हर चीज खूबसूरत और बनी सजी संवरी और किसी चीज की कोई कमी नहीं। चारों तरफ से लान में घिरी महलनुमा कोठी की सबसे खूबसूरत और मुनफरिद चीज बैक साइड पर बना स्विमिंग पूल था, फ्रंट पर बना फवारा था या लाउंज में बनी सीढ़ियां थी। हर कमरे में कीमती से कीमती पर्दे, पुरतायुश फर्नीचर और कालीन, खूबसूरत डेकोरेशन, महंगी पेंटिंग, कदावर खिड़कियों से बाहर के दिखाई देने वाले दिल फरेब मनाजिर, गर्ज हर पुरआसाइश माहौल में अलमास को अपना वजूद निहायत बोदा, घटिया और कमतर महसूस होता था। मगर एक तस्वीर देखकर होने वाला एहसास कदरे मुनफरिद सा था। वो था रियान अजीम हैदर, जिसकी एक फोटो से इसे उनसियत हो चुकी थी। इस घर में हर कीमती चीज मौजूद थी, मगर जाते दिनों में इसे एहसास हो गया था कि एक कमी थी। इस घर में तस्वीरें थी, जीते जागते इंसान नहीं थे। अली, रियान और अनिया बाहर पढ़ते थे जबकि माँ बाप के साथ छोटे बच्चे होते थे। अजीम महीने का आधा हिस्सा बाहर और बाकी निस्फ का 3/4 ऑफिस में गुजारते थे। घर को देने के लिए उनके पास वक्त बहुत कम होता था। वो एक बहुत हैंडसम और बावकार शख्स थे। अलमास से उनका सामना इस घर में तकरीबन 6 माह गुजारने के बाद महज 3 दफा हुआ था। वो बहुत अच्छी तरह बात करते थे, हाल अहवाल पूछते, मौसम पर 1-2 बातें हो जाती और बस वो या तो अपने कमरे में चले जाते या स्टडी में। इन चंद लम्हों में जो अहमियत अलमास को मिलती थी वो इस पर फूले ना समाती थी। जो चीज इसे इनके बारे में बेहद मुतासिर करती थी वो इनका हर बात पर खुदा का शुक्र अदा करना, रहम दिली और नरम दिली, तहम्मुल मिजाजी, दरगुजर करना और मुस्कुरा कर नरमी से बात करना थी। इसको नहीं याद कि कभी इसने रानिया को किसी की बुराई करते देखा हो या अजीम को किसी का मजाक उड़ाते सुना हो। जितना इनका घर खूबसूरत था, इतने खूबसूरत ये लोग थे, अंदर और बाहर से भी खूबसूरत थे। ये रानिया ही थी जिसने अलमास से प्राइवेट मैट्रिक उर्दू मीडियम में करवा लिया था और अलमास ने बाखुशी गुजारे लायक नंबर लेकर इम्तहान पास कर लिया। वो अंग्रेजी या पे मुश्किल पढ़ लिख तो लेती थी लेकिन बोलने में खासी दुश्वारी का सामना होता था। दूसरे इसका हुलिया वैसा ही था जैसे गंवार और उजड़ अलमास का होता था। वही लठमार अंदाज, मैला लिबास, उलझे बाल, धूप से कमलाया हुआ चेहरा और कदरे पर बही माइल जिस्म। कुछ वो पहले भी भारी थी और कुछ रानिया आजिम के घर की अच्छी ग़िज़ा ने उसे मजीद भारी भरकम कर दिया था। गाल, कंधे और बाजू कुछ ज्यादा ही भर गए थे और चेहरे पर चर्बी चढ़ने से यह हुआ कि इसके रहस्य नकुश गुम हो गया और अगर वो पहले कुछ खूबसूरत थी तो अब बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैट्रिक करवाने के साथ साथ रानिया ने इसे बुटीक पर भी लगा दिया जो इसका दिल पसंद काम था। जिस रोज रानिया पहली दफा इसे बुटीक पर लेकर गई थी वो इसकी जिंदगी का एक खूबसूरत तरीन दिन था। रोशनी से जगमगाता बुटीक इसे बहुत पसंद आया था। वो इतना बड़ा तो नहीं था मगर डेकोरेशन में अपनी मिसाल आप था। गो के अलमास को साबरा ने कपड़े सीने सिखाए थे मगर रानिया के यहाँ काम करने वाली लड़कियों ने एक दफा भी ट्रेनिंग दी। बेमुश्किल 3 हफ्ते बाद वो हर किस्म का कपड़ा महारत से सीने में माहिर हो गई। उसे पता
चल गया था दबका, मरोड़ी और जर्द जरी का काम कैसे करते, रेशम का काम, बेड वर्क, धागों का काम, कढ़ाइयाँ, मोती लगाना, शीशे टांकना, पत्थरों को कपड़ों पर सजाना, गर्ज वो हर काम में ताक हो गई थी क्योंकि ये उसका शुरू से मनपसंद और दिलचस्प काम था। अलमास रानिया के घर सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। वो नाश्ते के बाद सुबह 9 बजे के करीब ड्राइवर के साथ बोतीक जाती, असर की नमाज के बाद इसकी वापसी होती। ये रानिया ही थी जिसने इसको नमाज और कुरान की तालीम दी थी। घर आकर वो बर्तन धोती, खाना पकाने में कुक की मदद करती, लान में पौधों को पानी लगाती। इसके अलावा अगर कोई और काम मिलता तो वो कर लेती। सुबह बोतीक जाने से पहले भी वो डस्टिंग और झाड़ पोछ करके जाती थी। इन तमाम कामों की उजरत के तौर पर रानिया इसे 3,500 माहवार और रोटी कपड़ा देती थी। पैसे खर्च करने की नौबत ही नहीं आती थी, इसलिए वो तमाम रकम उसके पास जूं की तू महफूज होती जा रही थी और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी।